तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जॉब की 1522 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, जिसका कि दोस्तों जो फिजिकल था ये आपके जनवरी के मंथ में कंडक्ट करवाया गया था और आपका जो रिटर्न टेस्ट है ये इसी महीने में यानी आपके जून में ही 23 तारीख से 21 तारीख से स्टार्ट है और ये कंटिन्यूसली आपकी 25-26 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट परेशान थे कि सबसे जो बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है उनके मन में वो यही है कि आपका जो पेपर था, इसका जो एडमिट कार्ड है आपके एग्जामिनेशन से ठीक 4-5 दिन पहले वो भी अचानक आ गया। ठीक है, अब अचानक इस वजह से क्योंकि किसी को पता नहीं था, अचानक उनके मेल पे ये अपडेट आती है कि आपका रिटर्न टेस्ट इस तारीख को इतना बजे इस जगह पे है। अब स्टूडेंट सारे परेशान कि भाई इस बार पेपर कैसा आएगा, पेपर किस तरह का होगा, क्योंकि इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, कहाँ से पढ़ें हम, काफ़ी समस्याएं हैं। ठीक है, तो कल दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके एसएसबी ट्रेड्समैन के अंतर्गत पूछे गए थे और सारे क्वेश्चंस किस तरह के थे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज का दोस्तों जो वीडियो है ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही डिपेंड का है। और दूसरी चीज़ की इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सेट भी किए गए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के जो आपका एक तरह से देखेंगे कि प्रिपरेशन क्या आप तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। और इसमें दोस्तों आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन इस वजह से नहीं दिए गए हैं ताकि आपको भी कुछ रिवीजन जो है हो सके फटाफट। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों मेगास्थनीज एक फॉरेनर ट्रेवलर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी एक प्रमुख पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, इंडिका एक पुस्तक थी जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में आता है कि जो हेन सांग किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों हेनसांग आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ध्यान रखिएगा। एच से हेनसांग, एच से हर्षवर्धन, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। एक फाहियान था आपका, फाहियान जो था, फाहियान भी एक ट्रेवलर था और ये किसके शासनकाल में आया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि फाहियान किसके समय में आया था भारत में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य की सबसे बाहरी जो सतह है यानी जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो सूर्य की सबसे आउटर मोस्ट सतह होती है उसको हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना। ठीक है, इसमें 3 लेयर होती है, कोरोना, किरीट। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, कोरोना वाला कोरोना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सन है उसमें कौन कौन सी गैसों का विस्फोट होता है। ठीक है, तो आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो होते हैं इसमें होते हैं। और सूर्य में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसको कि नाभिकीय विखंडन और संलयन कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन नहीं होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स किसकी नीति थी। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप दोस्तों इसको हम हड़प नीति भी कहते हैं, जिसके तहत आपके झांसी, संबलपुर, सतारा ये सारे जो राज्य थे ये मिला लिए गए थे आपके ब्रिटिश के अंतर्गत। तो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप बेसिकली ये चालू की गई थी आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपके 1848 में, ठीक है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जारी की गई थी। और इसके तहत जिस किसी भी राजा का बेटा नहीं होता था उस राज्य को अपने में ब्रिटिशर्स मिला लेते थे। इसी के तहत आपके झांसी को भी मिला लिया गया था और आपके सतारा, संबलपुर जो स्टेट थे उनको भी मिला लिया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की, तो इसके समय में सबसे पहले आपके जो टेलीग्राफ सेवा है, जिसको कि हम डाक सेवा कहते हैं, ये चालू की गई थी। पहली रेलवे ट्रेन भी इसके समय में चालू की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये जनक था रेलवे लाइन का और डॉक्ट्राइन्स लैब का भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील दोस्तों जो झील होती है ये आपके मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आपके झील से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है, लोनार झील, तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बैरीनाग झील कहाँ पे स्थित है, बैरीनाग। ठीक है, बैरीनाग झील। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिस भी झील के लास्ट में अगर नाग आता है तो जाहिर सी बात है कि वो झील आपकी लोकेट कहाँ पे होगी, तो जम्मू कश्मीर में। ये ट्रिक है, अगर आपके लोनार झील पूछ ले तो ये महाराष्ट्र में है, आपके लोकटक मणिपुर में है। और आपसे पूछ ले अगर बैरीनाग झील या फिर जो भी झील पूछे जिसके लास्ट में अगर नाग होगा तो झील जाहिर सी बात है कि आपकी कहाँ पर लोकेटेड होगी, ये जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों अगर अभी एसएसबी एग्जामिनेशन की फॉर्म को भरे थे और 1522 पोस्ट का अगर आपका भी पेपर होने वाला है जो कि 21 तारीख से स्टार्ट है, तो आप में से
से काफ़ी सारे लोग जो हैं परेशान हैं केवल और केवल एक चीज़ को रिगार्डिंग कि भाई एडमिट कार्ड फास्ट आ गया है, अब हमको मेरे पास 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो अब पढ़े क्या, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के, स्पेशली इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट के दोस्तों जो पीडीएफ है, कंबाइंड पीडीएफ यानी सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल है मात्र 38 रुपीज़ के अंदर अंदर, 38 रुपये के अंदर अंदर। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सारे पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आप आराम से इस पेपर के अंतर्गत 70-80 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। और ये पीडीएफ ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट नोट्स है केवल आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, केवल आपको एक बार रिवाइज बाई कर लेना है। यकीन मानिए मैंने प्राइस इसी वजह से जानबूझ के कम रखी है, नहीं तो इस समय मैं प्राइस हाई भी रख सकता था, लेकिन कम इस वजह से रखा है ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो वीक सेक्शन के हैं, गरीब होंगे, वो भी बेचारे परचेज कर लेंगे और आराम से भाई पेपर को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आप फिजिकल निकाले हो भाई, आप फिजिकल फिट हो, केवल आपको रिटर्न निकालना है, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट पे, जो लास्ट मिनट पे भाई आपको ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, मेरा यकीन मानिए आप। और जल्दी से जाइएगा, जिनको भी ये पीडीएफ लेना होगा आपको इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करने के बाद आपको बस केवल और केवल एक चीज़ लिखना है, हाई लिख करके एसएसबी आप केवल लिख दोगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो फटाफट जाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। 38 रुपीज़ में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर भाई साहब आपका एग्जाम बीत गया तो फिर बहुत ज़्यादा आपको अफसोस हो जाएगा इस चीज़ का। तो जाइए फटाफट परचेज कीजिए। तो दोस्तों जिनको भी ये पीडीएफ लेना है जल्दी से जाकर के 9006914446 इस नंबर पे परचेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ से पीडीएफ को आप परचेज कीजिए। और फटाफट भाई पढ़िए, टाइम बहुत कम है आपके पास अब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ठीक है, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपके चेन्नई में स्थित है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में ये आपका स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, चावल, तो ये आपके कहाँ पे है, ओडिशा के कटक में है, ठीक है, कटक में, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं ओडिशा के, तो ओडिशा का राजधानी कहाँ है, तो ये आपके भुवनेश्वर है, ठीक है। और उसके अगर हम सीएम और गवर्नर की बात कर लेते हैं तो इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वहाँ का सीएम, किसी भी स्टेट का आपके सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सीएम गवर्नर मस्ट आप पढ़ कर करंट अफेयर्स में जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पुलकेशिन का संबंध किस वंश से था। दोस्तों पुलकेशिन जो थे ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित थे, चालुक्य वंश से आपके संबंध था किसका, पुलकेशिन का। अगर मैं बात कर लूँ कि राष्ट्रकूट एक वंश था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था, ठीक है। जितने भी संस्थापक थे इन सबको बारे में आपको पढ़ करके जानना है कि किस वंश की स्थापना किसने की थी। अगर मैं पूछूं स्लेव डायनेस्टी यानी दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और सारे पीडीएफ, ये सारे चीज़ दोस्तों जो है पीडीएफ में कवर अप है, तो जल्दी से जाकर के पीडीएफ को परचेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो हूँ प्रेसिडेंट ओवर द इंटीग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी, 9 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9 अगस्त के दिन की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे 9 नवंबर हो जाएगा, 9 नवंबर हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है, सबसे पहले एलपीजी, सीएनजी, इसका फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एलईडी, एलसीडी, इसके फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके एटीएम, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम एलपीजी की बात कर लेते हैं तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपके ब्यूटेन और प्लस में प्रोपेन होता है, ध्यान रखिएगा, मीथेन नहीं होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन ऑप्शन में रहेगा, वही आप मार करके आइएगा। सीएनजी में दोस्तों क्या होता है, तो सीएनजी में बेसिकली आपका हो जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलईडी का होता है लिक्विड इमिटिंग डायोड और लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये आपका एलसीडी का हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से लेकर के 18 तक चला था। और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो 39 से लेकर के 45 तक चला था, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन में। अगर हम बात कर रहे हैं समाप्ति के बारे में, तो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था ये समाप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साय, ठीक है, वर्साय की संधि के साथ में ये खत्म हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा, वर्साय की संधि के साथ में ये युद्ध खत्म हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जल में घुलनशील कौन सी गैस है, ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जो कि जल में कम घुलनशील है, ठीक है, कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो इसके बारे में आपको जवाब देना है, सर्च करके दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। जल में सबसे घुलनशील गैस कौन सी है और जल में कौन सी गैस घुली हुई रहती है, तो दोस्तों आपकी जो हीलियम होती है ये जल में घुली हुई रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कम पूछ रहा है, तो कम वाले के बारे में आपको खोजना है, आप जहाँ से भी खोजो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो HNO3, ठीक है, सोडियम HNO3, HNO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है किसका, बेकिंग सोडा का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एमिनो एसिड में क्या मिलता है, व्हाट इज फाउंड इन एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, एमिनो एसिड किस में मिलता है ये आपको बताना है, एमिनो जो एसिड होता है स्पेशली ये किस में मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में कौन सी विटामिन सोल्यूबल है, तो विटामिन बी और सी, और इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों चींटियों के डंक में कौन सा एसिड मिलता है, तो फोरिक एसिड, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ पीएच वैल्यू कितना होता है ब्लड का, तो 6.4, ये भी आपको याद रखना है। मीन्स कि सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रख करके जाना है। तो एमिनो एसिड मीन्स कि जो है वो किस में मिलता है, तो दोस्तों एमिनो एसिड बेसिकली आपका मिलता है, एमिनो एसिड दोस्तों जो सब्जियां हो गया हो गई उनमें मिलता है एमिनो एसिड, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की DTO का सूत्र क्या है, यानी DTO जो है ये किसका सूत्र है, तो आपका दोस्तों जो DTO है वो हैवी वाटर का सूत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैवी वाटर यानी भारी जल का। अगर मैं पूछ दूं कि लाफिंग गैस का कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, NO, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाफिंग गैस का ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बुक से भी ये क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक थी, तो दोस्तों ये गांधी जी की पुस्तक थी, गांधी जी की आत्मकथा थी जो कि उन्होंने खुद लिखी थी। इनके द्वारा 1909 में एक प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज भी लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज इनके द्वारा ही लिखी गई थी। अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बाबर का पूरा नाम क्या था, दोस्तों जो बाबर थे उनका पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनका प्रथम जो युद्ध था मीन्स की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, किसके बीच में, तो आपके बाबर और जो आपके लोदी वंश के लास्ट शासक थे इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछ दूं कि राज्यसभा जो है ये आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल 79 के तहत आती है, 79 के तहत ही आती है शायद, इसमें थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन लग रहा है, 79 या 80 के तहत आती है, और कंटिन्यूसली है पार्लियामेंट आपके राज्यसभा और लोकसभा, ये कंटिन्यूसली है, 79, 80 और 81 के तहत है, या फिर 78, 79 और 80 है, थोड़ा सा आप इसमें एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये तीनों में से किसी एक में आती है राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो ये दोस्तों ये सुब्बा लक्ष्मी जी थी, सुब्बा लक्ष्मी जी थी, ध्यान रखिएगा, सुब्बा लक्ष्मी जी जो थी ये पहले संगीतकार थी। और सबसे पहले किसको मिला था, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, ध्यान रखिएगा, राधाकृष्णन जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन 17 क्वेश्चन, और आपको बताना है कि आप 17 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो, जिसके अनुसार आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है। इसी के साथ में दोस्तों जिनको भी PDF लेना है, जो मैंने PDF बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP PDF है, अगर आपको PDF चाहिए तो 9006914446 इस नंबर पर फटाफट व्हाट्सअप कीजिए और जाकर के PDF परचेस कीजिए। आपको बस 2 चीज़ लिखना है, हाय SSB करके लिखना है, ठीक है, SSB करके लिखना है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आप सभी के लोगों के लिए लास्ट है कि आप ये बताइए कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो मतदाता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, मतदाता दिवस दोस्तों जो है वो किस दिन मनाया जाता है, मतदाता दिवस, ठीक है, वोटर्स डे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।